नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ा रखा है और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको भी मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पर भी सर्च कीजिएगा ज्योग्राफी कंप्लीट प्लेलिस्ट बाय सॉफ्ट स्टडी या ज्योग्राफी बाय सॉफ्ट स्टडी, तो आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे अच्छा है कि आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, मैंने ज्योग्राफी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, आप खुद प्रश्नों को देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। देखिए पहला जो सवाल है मेरे भाई आपके स्क्रीन पे आगे आ चुका है। सवाल देखिएगा, सवाल कहता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके इरेटोस्थनीज, रैटजेल, डार्विन, बकल। सही जवाब आपके हो जाएंगे। देखिए सवाल को समझिए, आधुनिक मानव भूगोल बोला है तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक जो है वो फ्रेडरिक रैटजेल साहब को कहा जाता है। तो आपके सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, फ्रेडरिक रैटजेल साहब को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी या इसको एंथ्रोपोजियोग्राफी भी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने मानव भूगोल और समाज के बीच एक संश्लेषित अध्ययन को प्रस्तुत किया है। और मतलब इस बुक को लिखने के बाद इन्होंने मतलब पूरा मानव भूगोल का कहिए कि पूरा स्ट्रक्चर ही बदल डाला, तो इसीलिए इनको मानव भूगोल के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक अगर आपसे पूछे तो रैटजेल को आप लगाइएगा, फ्रेडरिक रैटजेल साहब आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, सवाल है आपका दूसरा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है, ये किसने कहा है। तो यही जो पुस्तक आपको मैंने बताया एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसमें ही रैटजेल साहब ने ये मानव भूगोल को डिफाइन करा था कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। ये रैटजेल साहब का ही कहना था। तो सही जवाब आपके ऑप्शन बी ही होंगे। क्या सही जवाब हो जाएगा? रैटजेल। तो फ्रेडरिक रैटजेल ने अपनी एक पुस्तक प्रस्तुत करी, उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो इसमें उन्होंने मानव भूगोल को डिफाइन किया था कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का क्या है, तो एक संश्लेषित अध्ययन है। क्लियर? तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है मेरे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। और जितनी बहनें भी इस क्लास को देख रही हैं उनको भी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा लहजा हो गया है भाई भाई करने का, तो आप थोड़ा मैनेज करके चलिएगा। ये सवाल कहता है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। मैंने इस चैप्टर में आपको जनरली 3 संकल्पनाओं के बारे में पढ़ाया। एक आपका नियतिवाद, जिसे आप पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं, संभववाद की अवधारणा और नौ निश्चयवाद की अवधारणा। तो ये तीनों अवधारणाओं को याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए रहेगा। तो सवाल है फिलहाल कि नियतिवाद ये सबसे पुरानी विचारधारा है ना जी, पुरानी विचारधारा। और ऐसे भी आप देखिए नियति का मतलब ही होता है विधि का विधान, तो नियतिवाद को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। मतलब पर्यावरण ने जो निश्चय कर लिया है, इस विचारधारा के अंतर्गत लोग जो होते हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं, उसकी प्रचंडता से भयभीत होते हैं और मतलब डरते भी हैं, और अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए मतलब डायरेक्टली रूप से नेचर पे ही क्या रहते हैं, तो डिपेंड रहते हैं। क्लियर? तो नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो दम इसमें कोई दो मत नहीं है। सही जवाब का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, प्राकृतिक घटक को। नियतिवाद संकल्पना में किसको महत्वपूर्ण माना गया है, तो प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि एक ये मतलब संकल्पना ही आपको समझाता है कि इस संकल्पना में जो मनुष्य होते थे वो प्रकृति के दास होते थे और प्रकृति जो है वो मनुष्य का स्वामी होता था। क्लियर? और इस विचारधारा के अंतर्गत जो मनुष्य था वो कंदमूल फलों पे ही अपना जीवन व्यतीत करता था, मतलब हर चीज नेचर से ही प्राप्त करना। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और सबसे पुरानी विचारधारा भी है। चौथा नंबर सवाल है आपका कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। तीनों अवधारणाओं के बारे में देखिए बारी बारी से सवाल पूछा है। तो जनरली आपको पर्यावरणीय निश्चयवाद या जिसे आप नियतिवाद का आपने कहा, तो उसमें आपको सबसे जो घटक हुआ पर्यावरणीय घटक को या प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया। और यहाँ पर है संभववाद की अवधारणा। तो इसमें क्या होता है कि मनुष्य जब टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लेता है, प्रौद्योगिकी का आविष्कार कर लेता है, तो मनुष्य जो है संभावनाओं को जन्म देना शुरू करता है। और जब मनुष्य संभावनाओं को जन्म देना शुरू करता है तो समझ लीजिए किस घटक महत्वपूर्ण आएगा। मनुष्य ने संभावनाओं को जन्म दिया ना, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, मानवीय घटक हो जाएंगे। देखिए आपके एग्जामिनेशन में इस सवाल को पूछा गया है तो उसमें ऑप्शन सी में ए और बी दोनों दे देता है, ठीक ना। तो वहां पे थोड़ा आपको समझना होगा कि ए और बी दोनों जो होगा, अगला जो सवाल हम लोग का आ रहा है नौ निश्चयवाद, उसमें होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल में, मैंने बहुत बार देखा है, पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से। तो मतलब
बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस सवाल में। तो संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो ऑप्शन बी आपका मानवीय घटक को। प्रकृति के नियमों को लोग समझकर और क्या करते हैं, संभावनाओं को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर जनरली महत्वपूर्ण पूछ दिया है ना, तो महत्वपूर्ण बोला है तो मतलब देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे आपको बोलेगा कि आप मम्मी और पापा में किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो मतलब अब जब पूछा गया आपके पास दो विकल्प दिए गए हैं तो आपको दोनों विकल्प में से एक का चयन करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दोनों को, ठीक है। तो ये बातें आप समझिए। तो यहाँ कहता है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो मानवीय घटक आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिए, नौ निश्चयवाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो इसमें देखिए इसमें क्या हुआ था, ग्रिफिथ टेलर महोदय जो है उन्होंने नौ निश्चयवाद की अवधारणा प्रस्तुत करी और इसको कहा जाता है रुको और जाओ की अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे रुको और जाओ की अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जनरली ग्रिफिथ टेलर महोदय ने क्या किया था कि मतलब बोला कि देखिए भाई आप अपना विकास तो कर ही रहे हैं, आप संभावनाओं को जन्म दीजिए लेकिन प्रकृति के नियमों का पालन करके, मतलब ऐसा नहीं कि आप इंडस्ट्री बैठा रहे हैं तो पूरा पेड़ों का कटाई कर दीजिए, ये पॉसिबल मतलब ये करना मतलब नेचर के लिए क्या है, हम लोग के लिए भी क्या है तो दिक्कत है। और वैसे भी कहा जाता है कि जब तक नेचर हम लोग का साथ नहीं देगा ना तब तक हम लोग कुछ भी विकास नहीं कर सकते हैं। तो प्रकृति के नियमों को ही समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, तो इसमें जनरली दोनों हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो पर्यावरणीय निश्चय नौ निश्चयवाद में दोनों घटकों को महत्वपूर्ण माना गया है। अगला देखिएगा, ऐसे सवाल आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। पहले ऐसे सवाल नहीं बनते थे लेकिन अब ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं आपकी एग्जामिनेशन में और भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल क्या है कि व्यवहारिक भूगोल, देखिए यहाँ पर कह रहा है व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो ये कौन से भूगोल के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में ही जो हमारा लास्ट पेज है, आप देखिए चैप्टर फर्स्ट का एनसीईआरटी का लास्ट पेज, उसमें हम लोगों ने व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल के बारे में, आर्थिक भूगोल के बारे में, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये कौन से भूगोल का उपक्षेत्र है, तो ये मानव भूगोल के अंतर्गत जनरली हम लोगों ने पढ़ा है। तो ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे, ये मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। क्लियर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यवहारवादी भूगोल, अवकाश भूगोल, मैंने सबको समाहित कर दिया क्योंकि सवाल बन जा रहे थे तो मैंने सोचा कि सभी को समाहित ही कर दे रहे, बच्चों का कम से कम ये तो होगा ना कि मतलब ध्यान तो इस पे रहेगा ना कि हाँ सर ने बताया था, मेरे मतलब मेरा ध्यान है, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और जनरली ऐसे सवाल आ ही रहे हैं। व्यवहारवादी भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल अथवा चिकित्सा भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो मानव भूगोल के कौन से क्षेत्र में क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए ये जो सवाल था यहाँ पे उपक्षेत्र न रख के आप क्षेत्र भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें जनरली क्या है ना कि व्यवहारिक ये सब आ गया तो ये सब क्षेत्र का उपक्षेत्र है, तो चलिए चलेगा, ये भी सही है। तो अगला देखिए यहाँ पे हम लोग का सवाल पूछा था कि व्यवहारवादी अवकाश भूगोल, जनरली अवकाश हम लोग किस में लेते हैं जी, सांस्कृतिक भूगोल किस में आता है, ऐतिहासिक भूगोल ये सब किस में आता है, ये सब जनरली सर सामाजिक भूगोल में आता है। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, ये सही जवाब हो जाएंगे सामाजिक भूगोल। क्लियर, तो सामाजिक भूगोल आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल ये मानव भूगोल के किस क्षेत्र के उपक्षेत्र हैं। ऐसे सवाल बन रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं कीजिए, ठीक है, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा अब एग्जाम में बन रहे हैं। तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, तो ये जो है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। किसका, राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। जनरली याद रखिए निर्वाचन जो हुआ राजनीति से संबंधित है और सैन्य भूगोल भी किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। क्लियर, अगला देखिएगा, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल। देखिए जनरली इसमें देखिए संसाधन है तो इसका अर्थव्यवस्था से ही संबंध होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और है पर्यटन भूगोल, तो पैसा वैसा रहेगा तब ना घूमिएगा जी। विपणन भी वही हुआ, कृषि भूगोल भी आपको कृषि मतलब आर्थिक स्थिति को ही दर्शाता है, तो ये आपके आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। जनरली तीन ही आपके ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, देखिए तीनों को देख लीजिए। एक आपका 7वां नंबर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8वां देख लीजिए और 9वां नंबर सवाल देख लीजिए। ये तीनों मैंने डायरेक्टली लाइन से ही रखा था, सवालों को 1 बाय 1 किया, मतलब एक के बाद एक किया। क्यों, क्योंकि मतलब ऐसे सवाल जैसे सामाजिक भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र हैं इसको देख लीजिएगा आप, फिर देख लीजिएगा राजनीतिक भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र हैं और फिर देख लीजिएगा आप कि आर्थिक भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र हैं। क्लियर, देखना बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन में सवाल यहाँ से बन रहे हैं तो इसलिए आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो इन तीनों सवालों का आप स्क्रीनशॉट लेके ध्यान में रख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको तो टेलीग्राम पे और हमारे सॉफ्ट स्टडी ऐप पे मिल ही रहा है। सॉफ्ट स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे मैं एक विषय की क्लासेज जो है बिल्कुल फ्री में आप लोगों को पूरा दे रहा हूँ और टेस्ट सीरीज भी आपको दिया गया है। तो सॉफ्ट स्टडी जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके उसमें इनरोल कर लेना है। चलिए 10 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। जनरली देखिए हम लोगों ने मानव भूगोल के अंतर्गत क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में पढ़ा
हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार से मानव भूगोल में स्थानिक संगठन हुए, अन्वेषण कैसे हुआ, जैसे आरंभिक जब युग हुआ तो आरंभिक युग में अन्वेषण और विवरण वर्णन ही तो होता था, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, तो यही होता था। तो ये जनरली मात्रात्मक क्रांति मेरे दोस्त, ये जो आपका ऑप्शन बी है ये जो है भौतिक भूगोल का एक क्या है, तो ये भौतिक भूगोल का ही संबंध रखता है। ये किससे संबंध रखता है, भौतिक भूगोल से। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही क्या हुए थे, तो आपके मात्रात्मक क्रांति हुई थी, भौतिक भूगोल में ही मात्रात्मक क्रांति हुई थी। सो यहाँ पर पूछा है कि नहीं है, मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है, तो वो आपका मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। क्लियर, समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए प्रश्नों को। देखिए सवाल अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी इसके बारे में किया था कि इसी पुस्तक के माध्यम से रैडजेल ने बताया कि मानव भूगोल जो है ना वो मानव समाज और ये जो पृथ्वी है इसके बीच का एक संश्लेषित अध्ययन है। रैडजेल साहब ने बताया था, फ्रेडरिक रैडजेल साहब ने। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के रचयिता है रैडजेल, फ्रेडरिक रैडजेल। क्लियर, तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। देखिए नौ निश्चयवाद वही संकल्पना जिसमें पर्यावरणीय और मानवीय दोनों घटकों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो नौ निश्चयवाद के अंतर्गत ये आपको देने वाले अमेरिका के एक सुप्रसिद्ध आपके भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे, ग्रिफिथ टेलर महोदय। देखिए मैं ऑप्शंस को क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ाना है, मैं आपको तो कोई प्रैक्टिस करवा नहीं रहा हूँ, मैं अभी चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। तो इस मैं जो डायरेक्टली जो सही जवाब है उसको मैं टिक आउट करते रहा हूँ, इससे आपके समय का बचत होगा। क्लियर, और बेटर कंसेप्ट को समझ पाएंगे। जितना समय मैं ऑप्शन बोलूँगा उतना मैं कुछ एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दे दूंगा। नौ निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें जनरली पर्यावरणीय घटक और मानवीय घटक दोनों को कहा गया कि महत्वपूर्ण माना जाए, और इसको रुको और जाए की अवधारणा के नाम से भी जाना गया। क्लियर, इसको मध्यमार्गी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि मध्यमार्गी विचारधारा क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो यही विचारधारा को, इसी विचारधारा को मध्यमार्गी विचारधारा भी कहा जाता है। देखिए वही सवाल आ गया है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी थी, तो ये ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा, ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा ही दिया गया। अगला देखिएगा, भूगोल का जनक माना जाता है किसको, यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, या इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल का जो जनक है वो यूनान को माना जाता है। क्लियर, तो यूनान आपके सही जवाब हो जाएंगे। ये सब बउआ वाला सवाल है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा, नहीं तो गलतियां हो जाती है, गलतियां सभी से होती है और गलतियां हो ही जाती है। देखिए 15 नंबर सवाल देखिए, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। ये बड़ा मतलब फेमस सा सवाल है। ज्योग्राफिया जनरलिस एक पुस्तक है जिसमें कि भूगोल को दो भागों में बांटा गया, एक सामान्य भूगोल और एक विशिष्ट भूगोल के नाम से। ठीक है, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के माध्यम से भूगोल को दो भागों में बांटा गया था, एक सामान्य भूगोल और एक विशिष्ट भूगोल के नाम से। और ये किया किसने, तो ये वारेनियस साहब का करना था। ठीक है, वारेनियस साहब का। तो ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है, वारेनियस साहब हमारे। 16 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। सैंपल का संबंध है ये है जी, नहीं, रैडजेल की शिष्या एलन सी सैंपल, इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट। तो एलन सी सैंपल का जो है संबंध है मानव भूगोल से, रैडजेल का भी संबंध है, रसेल ये तो खिलाड़ी हैं भाई, हटिंगटन का भी संबंध है। तो हमारे सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी, रसेल का संबंध जो है मानव भूगोल से नहीं है। तो ऐसे भी सवाल पूछ दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखने होंगे। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, मानव प्रकृति का दास है मतलब कौन सी विचारधारा हो गई, पर्यावरणीय निश्चयवाद। और पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा को देने वाले आपके एलन सैंपल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, याद रखिएगा एलन सैंपल। और संभववाद जो अवधारणा है ना, संभववाद अवधारणा के जो प्रवर्तक हैं संभववाद, वो है ये पॉल विडाल डी ला ब्लास। तो पॉल विडाल डी ला ब्लास, देखिए ध्यान रखिएगा, मानव प्रकृति का दास है यानी नेचर का दास है। इसमें क्या हो रहा है, मानव का नेचुरलाइजेशन हो रहा है, मतलब पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध किससे है, एलन सी सैंपल से। लेकिन अगर यही आपसे पूछे, नहीं है सवाल आगे हो सकता है, मैंने सेट किया है तो सवाल है इसमें, तो मतलब पूछेगा आपसे कि संभववाद किससे संबंधित है, तो आपके पॉल विडाल डी ला ब्लास से संबंधित है, याद रखिएगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी है, तो ये सैंपल द्वारा दिया गया है सवाल। ठीक है, ये सैंपल द्वारा जो है ये डिफिनेशन दिया गया है मानव भूगोल का, कि मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और जो हमारा पृथ्वी अस्थायी है इसके बीच के परिवर्तनशील संबंधों का एक संश्लेषित क्या है, तो अध्ययन है। ठीक है, और ये जो है ना जनरली ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि ये रैडजेल की ही स्टूडेंट रही हैं। क्लियर, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता का संबंध संभववाद से। मैंने बोला ना कि सवालों को मैंने सेट किया था, तो ये सवाल है जी। और ये सवाल जो है ना बड़ा फेमस है, कंपटीशन में भी सवाल को बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भूगोलवेता का संबंध संभववाद से है, तो यहाँ पर देखिए विडाल डी ला ब्लास का, विडाल डी ला ब्लास का जो संबंध है वो संभववाद से है।
और संभववाद अवधारणा जनरली वही हुआ कि इसमें जो हो गया ना, वो मानव जो होगा ना वही स्वामी होगा, मानव स्वामी होगा किसका, तो प्रकृति का। क्लियर, तो मानव इसमें जनरली स्वामी हो जाएगा। अगला देखिएगा सवाल, ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा है? रैटजल ने तो एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखा था। सैंपल का आपको मैंने बताया ज्योग्राफी, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट। ब्लास का डार्विन, देखिए डार्विन सही जवाब हो जाएंगे। डार्विन ने 1859 में एक पुस्तक लिखी ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस। इसमें उन्होंने जीवों के विकास पर अध्ययन किया, ठीक है, जीवों के विकास पर अध्ययन किया, और उसमें उन्होंने जीवों और ये जो मानव है इसके बीच के कुछ अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। तो ऑन दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक जो है डार्विन द्वारा लिखी गई 1859 में। अगला जो हमारा सवाल है 21 नंबर कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? देखिए ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो 1990 का दशक, जब मैं क्लासेस को ले रहा था उसमें मैंने आपको पूरा एक चार्ट बनाकर समझाया था, या जिनके पास बुक होगा एनसीईआरटी का तो आप पीछे से मतलब चैप्टर फर्स्ट के सेकेंड लास्ट पेज में आप देखिएगा तो आपको ये इसका पूरा का पूरा चार्ट मिल जाएगा कि उत्तर आधुनिकतावाद कब हुआ, अन्वेषणवाद कब हुआ, आधुनिकतावाद कब हुआ, संभववाद कब हुआ, भूगोल का विभाजन कब हुआ, प्रादेशिक विश्लेषण कब हुए, स्थानिक संगठन कब हुए, सब आपको दिखाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा माइंड में आपको मेंटेन करके चलना होगा। तो 1990 का दशक में आधुनिकतावाद होने लगा था, आधुनिकीकरण शुरू हो गया, तो आपके सही जवाब क्या हो जाएंगे? आधुनिकतावाद। अगला देखिएगा, मानव प्रकृति का दास है, कौन सी विचारधारा होगी? मानव प्रकृति का दास है मतलब पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरण ने निश्चय कर लिया है और मानव जो है प्रकृति का दास है, स्वामी है, ठीक ना, उसकी पूजा करता है, उसकी प्रचंडता से डरता है। यह विचारधारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो यह निश्चयवाद के अंतर्गत ही आ जाएगी, है ना जी, निश्चयवाद के अंतर्गत आ जाएगी, पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसे आपने नियतिवाद के नाम से भी जाना, तो ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? लोगों और पर्यावरण के बीच का मतलब हम लोग हैं और ये जो इन्वायरमेंट है इसके बीच का अन्योन्य क्रिया का एक मतलब कहता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है मेरे भाई? तो आप देखिएगा प्रौद्योगिकी, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको क्या कहता है? टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो प्रौद्योगिकी के आने से पूरा का पूरा सभ्यता का विकास हो गया। मैंने बताया भी था आपको कि अगर आप नेचर की बातों को मानेंगे तो आपकी संस्कृति का विकास होगा, लेकिन आप प्रौद्योगिकी को मानेंगे तो आपकी सभ्यता का विकास होगा। देखिए आज हमारे सभ्यता का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन जो नेचर की बातों को नहीं माना तो संस्कृति का नाश भी हो रहा है ना। भारत संस्कृति का देश कहा जाता था, लेकिन ध्यान रखिएगा। 24 नंबर सवाल है, मानव भूगोल का विभाजन। देखिए मैंने बताया ना ऐसे सवाल बन रहे हैं। अब मानव भूगोल का विभाजन या यूं कहिए कि क्षेत्रीय विभेदन जो हुआ था वो किस दशक में हुआ था? तो मानव भूगोल में जो क्षेत्रीय विभेदन हुआ वो 1930 के दशक में होना शुरू हुआ। ठीक है, तो मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन 1930 के दशक में। आपके ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह क्या है? तो जनसंख्या भूगोल सर मानव भूगोल में आता है सर। कृषि भूगोल अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। जलवायु विज्ञान, नगरीय भूगोल भी हम लोगों ने पढ़ा। जलवायु विज्ञान जो है ये जो है आपका, ये सब भौतिक कारक है कि नहीं? तो ये सब विज्ञान, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। तो इतना 25 टोटल इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट टाइप में जितने भी सवाल बने जो कि एग्जामिनेशन के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है, जिसकी आप यूँ कहिए कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी आपके एग्जामिनेशन में आने की, वो आपके 25 सवाल मैंने सेट किए हैं। ठीक है, ये सारे सवाल मैंने सेट किए हैं। जो इंपॉर्टेंट लगा प्रीवियस ईयर से जो इस चैप्टर से पूछे गए उन सब सवालों को भी मैंने इंक्लूड कर दिया। तो आपको अब कहीं से भी चैप्टर फर्स्ट का कोई टेंशन नहीं लेना है। मैंने चैप्टर फर्स्ट को बखूबी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, एक्सप्लेनेशन के साथ प्लेलिस्ट में वीडियो है, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर को करा दिया और आज इसका ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया। तो हम लोग अगले क्लास में चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे। और दोस्तों आप लोगों से आग्रह है, मैं क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करता, लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आपको पता है कि सर का भी विकास होगा और जीवन में विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को जोड़िए, नए नए बच्चों को लाइए हम क्लासेस में, और अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ बताइए आपकी क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू चलाई जा रही है, और सभी बच्चों को जोड़िए। ठीक है मेरे भाई, सिलेबस आपको ससमय मैं देने का वादा करता हूँ, आपको ससमय मैं सिलेबस दे दूंगा आपके एग्जामिनेशन से बहुत पहले, रिवीजन भी बहुत अच्छे से करा दूंगा। तो परेशान मत होइए। टेक केयर ऑल ऑफ यू मेरे भाई, और चैप्टर 2 के साथ हमारी मुलाकात होगी। तो चैप्टर 2 आप लोग इंतजार कीजिए, जस्ट हम लोग अगले क्लास में चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।